हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं नीट 24 के पेपर का, फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। देखो, पहली चीज तो पेपर अच्छा था, ठीक है ना। ये नहीं बोलूंगा पेपर इजी था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे और काफी अच्छे थे। तो तकरीबन 7 से 8 प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगे जो काफी अच्छे प्रॉब्लम, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है, जिनमें स्टूडेंट को अच्छे थिंकिंग लेवल की जरूरत हो सकती है। ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि नीट का एग्जाम है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया था, पेपर को जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्रैटेजी वाइज किया होगा, राउंड बना करके किए होंगे, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चन, सेकंड राउंड में डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने बताई हुई थी, जिन स्टूडेंट्स ने उनका यूज किया होगा डेफिनेटली उनके मैच द कॉलम करेक्ट हो गए होंगे। तो सारी बताई हुई चीजें, ठीक है ना, बट खाली आपको स्ट्रैटेजी वाइज ही पेपर करना था, यही मैं आपको हमेशा बोलते चले आ रहा था, लास्ट में भी यही बोला था। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे पास R4 पेपर है, ठीक है ना। तो R4 पेपर है, ये अपने स्टूडेंट का है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट से लेकर के 50 तक के सारे प्रॉब्लम। पेपर मैंने डायरेक्ट ऐसे रख लिया, आप डायरेक्ट आंसर और चीजें वेरीफाई करते जाना। तो देखो, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, in uniform magnetic field of 0.049 Tesla, magnetic needle perform 20 oscillation in 5 सेकंड। अब क्या सिखाया हुआ है कि आप टाइम पीरियड निकाल लो, 5/20 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी 1/4। आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल इज दिस मच, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो मैंने लगाया टाइम पीरियड 2π√I/mBh, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। हमें m की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 4π² डिवाइडेड बाय t² टाइम्स p। अब आप इसके अंदर डेटा पुट कर दो, 4π² का तो पढ़ा ही रहने दो, ठीक है ना, और क्योंकि π² के टर्म में ही हमें x निकालना है तो वो दिख भी रहा है, टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और ये है 9.8 इंटू 10 की पावर -6। t² की वैल्यू करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, b की वैल्यू देखोगे तो 0.049। बस अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेते हैं, और ये रिजल्ट बनेगा 64π² इंटू ये जाएगा ऊपर 1000, नीचे आ जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6। तो रिजल्ट आ गया 128π² इंटू 10 की पावर -4। अब जरा गौर करो, हमें 10 की पावर -5 में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1280π² इंटू 10 की पावर -5। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा, वो हो गया थर्ड वाला करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सेकंड प्रॉब्लम पर आते हैं। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। आप देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम इस साल काफी अच्छे आए हैं, ठीक है ना। कुछ तो ठीक है बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है, बट कुछ क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, आगे बताऊंगा। जैसे सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ए स्टेटमेंट बोल रहा है फॉर अ सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन 4th क्वाड्रेंट इन द गिवन ग्राफ। तो सोलर सेल के लिए हमें पता है IV ग्राफ यहां पर लाई करता है, ठीक है ना। एक में ये ओपन सर्किट बन जाता है, एक में ये शॉर्ट सर्किट बन जाता है, बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी हुई है। तो ए वाला ऑप्शन तो इसमें हो गया करेक्ट हमारा, ठीक है। बी वाले पर आ जाते हैं। इन रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी, मेजॉरिटी की वजह से नहीं होता, माइनॉरिटी की वजह से होता है। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा, बी वाला हो गया इनकरेक्ट। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका राइट आंसर हो गया ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, यानी आंसर नंबर 4। थर्ड पर आते हैं। ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट देखते ही आप इसमें एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो, आप टाइम पीरियड भी बता सकते हो, तो इस प्रॉब्लम में कोई मुश्किल नहीं है। तो 5 sin πt प्लस π/3 is represent the motion of particle executing SHM, the amplitude and time period। तो बहुत सिंपल हो गया, एम्पलीट्यूड तो 5 हो गया, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड हो गई। तो ये तो कुछ नहीं करना हमें इसमें, एम्पलीट्यूड 5, टाइम पीरियड 2 सेकंड, आंसर करेक्ट हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करते जा रहा हूं जैसे आपने एग्जाम में किया होगा, कम से कम जगह में, ठीक है ना। फोर्थ पर आते हैं। ये भी सिंपल है। ये कह रहा है ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² विद काइनेटिक एनर्जी E, जहां लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बेस्ड आ गया। तो ऐसे करके जो फर्स्ट राउंड में होते जाएं उन्हें सटासट निपटाते जाना होता है, जिनमें डाउट हो सर्कल बना दो। तो अभी तक तो कहीं कोई डाउट वाला मामला नहीं दिख रहा। तो h/√2mk, ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो λ² हो गया h²/2mk। अब हमें क्या चाहिए, 1/λ², प्रोपोर्शनल टू हो गया k। तो ग्राफ जो बनेगा 1/λ² वर्सेस k का स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, राइट आंसर हो गया इसका 3 वाला, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर। देखो सीजीएस यूनिट चल रहा है, लेंथ 400 ग्राम, रॉड की कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाया 1/12 ml², और वहां से हमने क्या किया, एल का वैल्यू निकाल दिया। तो ये भी प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मेरे पास है 2400, 1/12, मास हमारे पास हो गया 400 इंटू L²। तो यहां से L² की वैल्यू आ गई 6 और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 72 का रूट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 64 का रूट होता है 8, 81 का होता है 9, आंसर 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में आप देखोगे सिर्फ एक ही आंसर है, सीधे एलिमिनेशन टेक्निक से हमने खत्म कर दिया। तो हमें इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं करना। 8.5 हमारा राइट आंसर है, यानी आंसर नंबर 4 हो गया करेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा, मतलब यही चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है साल भर कि आप स्ट्रैटेजी बना करके पेपर करो, वही चीज आपके लास्ट में काम में आती है। और इस साल तो हम बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, बताऊंगा आगे कि इस साल क्या रहने वाला है नीट फिजिक्स कोटा के ऊपर। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, इस साल बिल्कुल नया बम्बार्डमेंट होने वाला, मजे आएंगे इस साल। फिलहाल पहले आ जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 पर। हाँ 6 है, फिफ्थ है, फिफ्थ वाले का तो हो गया। 6 वाला प्रॉब्लम, 6 वाला कह रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड यंग मॉडुलस। अब देखो ये अच्छा है, जिसको इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस पता है तो वो तो कर लेगा, ठीक है ना। जिसने नहीं पढ़ा वो छोड़ करके आएगा। अब जरा गौर करें आप, इलास्टिक लिमिट क्या चीज होती है? इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेस की वैल्यू, ये पता होना चाहिए, वो स्ट्रेस की वैल्यू होती है जहां तक बॉडी अपने नेचुरल शेप और साइज को रीगेन करेगी। तो यहां दोनों के दोनों यूनिट आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि किसे यंग मॉडुलस लें और किसे हम स्ट्रेस लेते हुए चलें या क्या लेते हुए चलें। तो ध्यान रखना है, इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहां तक बॉडी अपने नेचुरल शेप और साइज में रीगेन कर लेती है। तो स्ट्रेस हमें दे रखी है 8 × 10⁸, यंग मॉडुलस दे रखा है हमें यहाँ पर 2 × 10⁻11, और हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन। तो सीधा हो गया y = स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लगाया, है तो फॉर्मूला बेस्ड बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां से हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली, और ये हो गई स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस इनटू लेंथ, ठीक है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ ना, 4 × 10⁻³ और यूनिट में आ जाएगा मेरे पास मीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 4 mm, ठीक है ना। तो 4 mm इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया, राइट आंसर 4th वाला हो गया, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम गया। 7th नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो इन्होंने बोला था अल्फा बीटा गामा डिके नहीं देंगे रेडियो एक्टिविटी में, बट उन्होंने उठा करके थोड़ा सा डिवीजन करते हुए इक्वेशन दे दी। कोई बात नहीं, इतना तक तो चल सकता है, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें x से q पर जाना है, प्रॉब्लम इजी है, बहुत आराम से कर लेंगे। हमें q के चार्ज और मास नंबर बताने हैं। ये अल्फा डिके हुआ, फिर बीटा प्लस ई प्लस निकला, फिर बीटा माइनस, फिर इलेक्ट्रॉन। तो मैं डायरेक्ट एक ही बार में रिएक्शन लिख ले रहा हूं। यहां पर 82x 290, तो 82x 290 है, हाँ 290, ठीक है। ये गया Q के अंदर Z और A, साथ में निकला, सबसे पहले तो निकला अल्फा 2He4, ठीक है। फिर निकला हमारे पास पॉजिट्रॉन +1 E0, और फिर निकला -1 E0, और फिर एक और -1 E0। अब यहां से आप इजीली बैलेंस कर लो। तो मैंने किया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 7th में, हमारा जो राइट आंसर आ रहा है Z का, ठीक है ना, ये आ रहा है Z की वैल्यू आ रही है 81, और मास नंबर की जो वैल्यू आप देख रहे हो वो आ रही है 286। राइट आंसर आप इसका देखोगे तो हो जाएगा 3rd वाला। तो मेरे ख्याल से ये भी इजी था। ये कह रहा है 8th नंबर प्रॉब्लम, thin flat circular disc of radius this much placed gently over the surface of water. If surface tension of water is this much, then x is force required to pull. अब देखो ये चीज लेक्चर्स में आपको मैंने कराई हुई थी, डिस्क को पुल करने के लिए कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, रिंग को कितना चाहिए। अब यहां पर अगर सिली मिस्टेक हो गई तो गए काम से। बताता हूं सिली मिस्टेक कहां होती है। तो प्रॉब्लम नंबर हमारा 8th जो है, जिसमें हमें डिस्क को वाटर के सरफेस से बाहर निकालना है। तो भाई डिस्क में जब आप बाहर निकालोगे तो mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की फोर्स आउटर सरफेस से अंदर की तरफ लगेगी। इसलिए जो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगी इसको बाहर निकालने के लिए,
एफ एक्स्ट्रा अदर देन वेट दैट विल बी टीएल, ठीक है ना कि 2TL। तो रिंग वगैरह में क्या होता था, एक तो आउटर वाले सरफेस से अंदर की तरफ फोर्स आ जाती थी और एक इनर वाले सरफेस से आ जाती थी, तो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाती थी हमारी 2TL। डिस्क में रहती है TL, तो वैल्यू यहां पर पुट करें T इंटू 2πr। अब सरफेस टेंशन 0.07 दे रखा है, 2π, और रेडियस की वैल्यू मैं देख लेता हूं कितनी दे रखी है। रेडियस की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं इसको 9/2 लिख ले रहा हूं इंटू 10⁻²। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, हाँ यहां पर अब पाई को स्मार्टली 22/7 पुट कर दो, ठीक है ना। तो 22/7 पुट करके अब ये सॉल्व मैंने किया हुआ है और इस प्रॉब्लम नंबर 8 का राइट आंसर आपको मिलेगा 19.8। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, 19.8 मिली न्यूटन। तो आंसर हमारा इसका फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। तो हमने 8th तक देख लिया। 8th तक हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम खास नहीं दिखे जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ा। हाँ एक आधा, जैसे ये वाला प्रॉब्लम था, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ बेसिक्स पता होंगे तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमें छोड़ना पड़ेगा। आ जाते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप देखोगे तो प्रॉब्लम नंबर 9 वाला प्रॉब्लम बेसिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत रहनी चाहिए। ये कह रहा है वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट। तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10। तो अब हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 दैट विल बी R/10। जब हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया दैट मीन्स 10 ओम, ठीक है। अब ये कहता है हमने 5 पार्ट को सीरीज में लगा दिया, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, तो 50 ओम हो गया। तो 5 पार्ट जब हमने सीरीज में लगाए तो ये हो गया 50 ओम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 5 को हमने पैरेलल में लगा दिया तो वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2 ओम। और इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 50 और 2 आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 52। ये प्रॉब्लम नंबर 9 हो गया। ये भी मैं कहूंगा इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम था, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो जब मतलब 7-8 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बाकी सब ऐसे हैं जो जनरली जिस स्टूडेंट ने बेसिक्स पढ़े हैं, फॉर्मूले पता हैं, उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, स्ट्रैटेजी बना के पेपर किया हुआ है, कर लेंगे। तो लड़ाई आती है उन 7-8 प्रॉब्लम पर जो अच्छे लेवल के हैं। जब तक आप उन प्रॉब्लम को टाइम नहीं दोगे आप कर नहीं पाओगे। तो रैंक जो बनेगी ना, वो रैंक बनेगी आपकी तब, यानी कट ऑफ के अंदर आप तब अच्छे से आ पाओगे जब आप उन 7-8 प्रॉब्लम को करने वाले स्टूडेंट होगे। और अगर आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करके आप सोच रहे हो कि आपने अच्छे नंबर ले आए तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कट ऑफ फिर भारी जानी है इस साल, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट ने वो अच्छे 7-8 प्रॉब्लम इसमें अटेम्प्ट कर लिए होंगे अलॉन्ग विद ये बोनस के प्रॉब्लम, बोनस में इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंपल है, फॉर्मूले लगाने हैं, तो उनके नंबर चमक जाएंगे, उनको मिल जाएगा मनचाहा मेडिकल कॉलेज, वरना फिर क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बहुत केयरफुली, हमेशा नीट के बारे में मैंने बोला है, बहुत केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करो। आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो वो मैटर नहीं करती है, बट आप लास्ट दिन जाकर के किस स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है। अब हम आ जाते हैं इस पे 10th प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है। ये कह रहा है एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, हमें पावर निकालनी है इंस्टेंटेनियस। तो पावर इंस्टेंटेनियस हमें पता है F.V होती है, फोर्स हमें सीधे सीधे दे रखी है इसने क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 5 न्यूटन। वेलोसिटी हम इसे डिफरेंशिएट करके ले लेंगे, ठीक है ना, हमारे पास आ जाएगी 2। तो डिस्प्लेसमेंट 2t-1 डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ गई 2 यूनिट लिख लेता हूं क्योंकि इसके दे तो नहीं रखे। तो पावर हमारे पास आ जाएगी 10 यूनिट, ठीक है। राइट आंसर आप इसका देखोगे 4th हो जाएगा। 11th पर आते हैं। 11th हमारा लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है। आपको हर टेस्ट के अंदर मैंने लॉजिक गेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपने कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये हमारा नैंड गेट था, ठीक है ना, जिसके दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए तो बन गया नॉट गेट। तो यहां से आगे बढ़ा ए बार, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ा, मैं डायरेक्ट इसको बाईपास कर रहा हूं ए बार। ये था हमारा नॉर गेट जिसके दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए, तो ये भी बन गया नॉट गेट। तो यहां से आगे बढ़ा बी बार, ठीक है। अब फिर हमारे पास फिर से एक नॉर गेट आ जाता है, तो मैं यहां पर एक लास्ट नॉर गेट लगा देता हूं। तो ये पहले ऐड करेगा और फिर बार लगा देगा, यानी ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब हम डी मॉर्गन लगा लेते हैं, डबल बार डॉट बी डबल बार यानी ए डॉट बी, ठीक है। तो ये हो गया एंड गेट। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे 3rd वाला करेक्ट है। तो आंसर नंबर 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12th पर। 12th भी बेहद आसान फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। 100 टन की कॉइल दे रखी है, ठीक है ना, और 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस दे रखा है, करंट 7 एम्पियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो सीधे फॉर्मूला लगाया μ0 Ni/2r और आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni
बाय 2r। म्यू नॉट की वैल्यू में बताइए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 100, करंट इसमें दे रखा है 7 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर। अब आप इसको कर लो सिंप्लीफाई, आपको यही मिल जाएगा 4.4 मिली टेस्ला, मतलब आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 13th पर आ जाते हैं। 13th नंबर प्रॉब्लम कह रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। पढ़ा हुआ है आपने ब्रूस्टर एंगल, क्या सिखाया था ब्रूस्टर एंगल में कि जब भी ब्रूस्टर एंगल पर लाइट टकराती है, पोलराइजिंग एंगल पर टकराती है, तो लाइट दो पार्ट में जाती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड वाला पार्शियली पोलराइज्ड होता है, रिफ्लेक्टेड वाला कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होता है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो बेसिक थ्योरी है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इस 13th वाले का आप राइट आंसर देखोगे तो रिफ्लेक्टेड विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, यानी आंसर नंबर 3 करेक्ट है। तो ये भी बेसिक थ्योरी का ही हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं 14th, ठीक है ना। तो देख रहे हो ये तो सब ही करेंगे, ये छोड़ के कौन जाएगा, ब्रूस्टर लॉ सबने पढ़ा हुआ है, सब करेंगे। ये जो लॉजिक गेट है ये सब करेंगे, तो फॉर्मूले तो सब बच्चे लगाएंगे। डिफरेंस कहां पर आएगा, जो वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम एग्जामिनर ने डाले हैं थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम, वही रैंक बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम MTC पर, मैच द कॉलम। देखो इस मैच द कॉलम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक या थोड़ा सा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये वेवलेंथ के साथ मैच करना है। अब जो स्टूडेंट 1/λ लगा करके बैठा हुआ है, RZ² 1/n1² -1/n2² और लैम्डा की एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है, उसने अपना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। तो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये प्रॉब्लम देखो, आपने बेसिक थ्योरी में मेरे से पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे गैप बढ़ता चला जाता है, एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, वेवलेंथ कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले तो देखो सारे के सारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n=2 में आ रहे हैं, यानी बामर सीरीज की बात चल रही है। सबसे कम एनर्जी होगी 3 से 2 की, फिर होगी 4 से 2, फिर होगी 5 से 2, फिर होगी 6 से 2, यानी यहां से यहां तक जाए तो एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, यानी इसकी वेवलेंथ इसकी एनर्जी सबसे कम, और इसकी यहां से यहां तक जाते वक्त आप देखोगे एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ वाला होगा, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी है, 656 है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर 3rd हो गया। ये हो गया हमारा सिंपल, हमने टेक्निक इस्तेमाल कर ली अपनी, तो ए का आंसर हमारा 3rd हो गया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन लगाओ। ए का आंसर 3rd फर्स्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपने देखा कितना परफेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने एक लॉजिक लगाया, हमारा MTC कंप्लीट हो गया। विद इन 30 to 45 सेकंड ऐसे प्रॉब्लम कंप्लीट किए जाते हैं। यही टेस्ट में सीखा था, लेक्चर्स में सीखा था, वही डिस्प्ले आपको एग्जाम में करना होता है। तो इसका राइट आंसर मेरे को मिल चुका है फर्स्ट वाला। 15th पर आते हैं। ये कह रहा है 2 बॉडीज A and B ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीट इन इलास्टिक 1 डायमेंशनल कोलिजन। कंप्लीट इन इलास्टिक है, बॉडी चिपक जाएंगी, एक साथ जाएंगी, दोनों के मासेस सेम है, ठीक है ना। अब ये देखें क्या बोल रहा है, द बॉडी A मूव्स विद वेलोसिटी v1 व्हाइल B इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। तो डायग्राम ये रहा, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हो। B वाला जो है वो रेस्ट पर है, इसका वेलोसिटी 0 है। आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, 2m v2 से जा रहे हैं, करना क्या है, v1/v2, तो सिंपल है। तो mv1 2mv2, तो v1/v2 का वैल्यू 2:1 आ गया। राइट आंसर आप देखोगे इसका फर्स्ट वाला हो गया। 16th पर आते हैं। तो बहुत सिंपल था ये भी, फिर से MTC आ गया। अगेन यहाँ पर आप एलिमिनेशन लगा के सवाल छूमंतर कर सकते हो। जैसे कह रहा है डायामैग्नेटिक, और इधर क्या दे रखी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है ये आपको पड़ी हुई है। फेरोमैग्नेटिक की बताया आपको, लार्जर होती है, मच ग्रेटर देन 1 होती है। चलो फेरो याद है, फेरो से कर लो, मच ग्रेटर देन 1, यानी फेरो का आंसर तो 3rd होना चाहिए। तो बी का आंसर 3rd, इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन से इनको हटा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैरा की हमें पता है 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 से 1 के बीच में आप देखोगे तो 0 से लेकर के E, जहां ये बोल रहा है E इज स्मॉल, एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये आंसर हो गया 4th वाला। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है C वाला, उसका आंसर 4th है। C का ऑप्शन 4th इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर मिल गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक MTC में हमेशा लड़ाई जिताती है, ये आपको खूब सिखाया था मैंने। तो आंसर देखोगे
तो आंसर जो होगा 16th वाले का वो हो जाएगा 4th वाला करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड में सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर एलिमिनेशन लगाओ और सटाक से खत्म हो जाएगा। अभी चलते हैं आगे। अभी तक एक भी ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल लेवल का हो, अच्छी थिंकिंग लेवल का हो, पर है ऐसा नहीं है नहीं है, पेपर में है। वो डिपेंड करता है आपके पास सेट कौन सा है। तो मेरे पास R4 है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है, ये तो बहुत ही लिद्दड़ प्रॉब्लम था कि एक हमें प्रोसेस दे दिया ABCD, वो आपके सामने है, ये वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। अब BC वाला प्रोसेस पता है आइसोकोरिक है, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया बहुत ही आसान। तो आंसर नंबर 4th तो सब कर लेंगे, ठीक है ना, सब, ऐसा नहीं है इसको भी कोई छोड़कर सब कर लेंगे। तो मैटर करेगा वही क्रिटिकल थिंकिंग वाला, जो बच्चा करेगा वो लड़ाई जीतेगा। ये कह रहा था क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन ही नहीं होता, यानी डायमेंशन लेस होता है। अब इनमें कौन कौन डायमेंशन लेस है? स्ट्रेस और एंगल। स्ट्रेस का तो होता है, एंगल का नहीं, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। दूसरा है स्ट्रेन और आर्क। अब देखो स्ट्रेन हो गई डायमेंशन लेस, आर्क हो गया लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा उसका। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस दोनों के ही डायमेंशन होते हैं, स्ट्रेन और एंगल ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। तो राइट आंसर हो गया 4th वाला। तो ये भी ठीक था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। 14th पर आते हैं। सॉरी, हमारा प्रॉब्लम नंबर कौन सा चल रहा था? ये हमारा चल रहा था प्रॉब्लम नंबर 12th नहीं था, ये था 17th का आंसर 4, ये था 18। अब 19 पर आते हैं, अभी नंबरिंग गड़बड़ हो जाती। 19th सिंपल ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला लगाया उड़ा दिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है gm/r² होता है। तो gp/ge का जो रेशियो हो जाएगा mp/me, ठीक है ना। आपको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और यहाँ आ जाएगा re²/rp²। मास 1/10 है, रेडियस हाफ है, तो ये आ जाएगा 2/5। तो gp का वैल्यू हो जाएगा 2/5 टाइम्स ge को आप 10 ले लो। तो आंसर आ जाएगा हमारा तकरीबन 4 से थोड़ा सा कम। तो 4 से थोड़ा सा कम, अब इसके अंदर ऑप्शन ढूंढ लो, 3.92 है। तो आंसर इसका करेक्ट हो गया हमारा 3rd वाला। प्रॉब्लम नंबर 20 पर आते हैं। अब देखो 20 नंबर हमारा एक्सपेरिमेंटल का आ गया, वर्नियर कैलिपर का प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ से बहुत इजीली लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट निकाल के दे सकते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो गई n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो वर्नियर कांस्टेंट हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये भी आपने सीखा हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन -n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। तो आंसर बचा 1/n+1 n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन कितने की है? 0.1 mm, यानी 1/10 mm, यानी और हमें किस में देना है इसको आंसर में? सेंटीमीटर में। तो 1/100 आ जाएगा। तो 1/100 n+1 ये सेंटीमीटर में हो जाएगा इसका वर्नियर कांस्टेंट। आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक था। 21 कह रहा है लॉजिक गेट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग। तो लॉजिक गेट का ये दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। सेमीकंडक्टर इन्होंने ट्रांजिस्टर सिलेबस से हटा दिया था, तो लॉजिक गेट के 2 प्रॉब्लम रखे हैं। अब देखो इनपुट ए दे रखा है 0011, ये 0101 और y हमें पहचानना है। अब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इसको फॉलो करेगा? क्या करना चाहिए? एक एक ऑप्शन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब a.b' प्लस ए बार, इसको वेरीफाई करते हैं। a.b' प्लस ए बार। तो इस तरीके के प्रॉब्लम कहलाते हैं हिट एंड ट्रायल, क्योंकि हमें एक एक ऑप्शन को हिट करना होता है। उस बेसिस पर ट्रायल में जो आंसर हमें फिट बैठ जाता है हम उसको टिक कर देते हैं। अब किस्मत हमारी है, ठीक है ना, कि हम 1 2 3 4 में हमें आंसर सेकंड वाला ही तुरंत करेक्ट मिल जाए, फर्स्ट वाला ही कई बार करेक्ट मिल जाता है, तो जल्दी हो जाएगा, वरना 4 तक जाना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है। तो a.b', अब देखो a कितना दे रखा है 0, b' हो गया 1 प्लस a' हो गया 1, तो ये रिजल्ट आ गया 1। तो देखो ठीक है, फिट बैठ रहा है, आगे बढ़ता है, अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ। 0 1, ठीक है ना। तो ये a हो गया 0, b' हो गया 0, a' हो गया 1, तो ये भी होना चाहिए 1। तो ये इसमें ट्रायल में फिट नहीं बैठा, हटा दो इसको फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला गया, सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है b', तो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0। लो भाई किस्मत बढ़िया थी, सेकंड वाला आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट ट्रायल में फिट बैठ रहा है। तो आंसर नंबर 2 हमारा इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 22 पर आते हैं। 22 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है
अब ये आसान प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बट असर्शन रीजन है तो लोग डरते हैं असर्शन रीजन करने से। ये बोल रहा है द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑफ वेक्टर P हैविंग दिस मच मैग्नीट्यूड इज इतना। तो एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पर हमें पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, यही होता है हमारा डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला। एक्सिस पर देखोगे तो प्लस माइनस KP बाय r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया KP बाय r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, डायपोल मोमेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया 4, तो रिजल्ट आ गया 4 इंटू 10 की पावर कितना, नहीं 9 इंटू 10 की पावर 3, यही बच रहा है ना, हाँ ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, यही पोटेंशियल बच रहा है। प्लस माइनस पॉजिटिव वाली साइड पर होगा तो प्लस होगा, नेगेटिव वाली साइड पर होंगे तो माइनस होगा, ये सिंपल सा एस्पेक्ट हो गया। यानी ये वाला स्टेटमेंट असर्शन तो करेक्ट है। रीजन पर आते हैं। रीजन कह रहा है कि पोटेंशियल प्लस माइनस 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। भाई ये तो नहीं होता एक्सेल लाइन पर, ठीक है ना, KP बाय r स्क्वायर होता है, मतलब 1p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है एक्सेल लाइन पर पोटेंशियल, ये 2 नहीं होता, ये 2 ये फालतू लगा गया, तो रीजन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर आप इजीली ढूंढ सकते हो इसके अंदर, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, तो इसका आंसर 2 आ गया। 23rd पर आते हैं। 23rd बिल्कुल लिद्दड़ प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है ट्रांसफार्मर में टर्न्स का रेशियो दे रखा है VS बाय VP, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो VS बाय VP हमारा हो गया NS बाय NP, और ये रेशियो हमारा हो गया इसका उल्टा 2:1। आंसर करेक्ट हो गया इसमें फर्स्ट वाला। 24th पर आते हैं। 24th नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन YDAC एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। आपने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आपको मैंने मास्टर क्लासेस में पढ़ा रखा है कि अगर हम वाइट लाइट लगा दें, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट की जगह वाइट लाइट लगा दें तो सेंटर पर वाइट बनता है, फिर कुछ कलर्ड फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ईजी टास्क है इसका। देयर विल बी ए सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ये तो गलत हो गया, देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज, यानी इसका आंसर 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी बेसिक थ्योरी का पार्ट हो गया। 25 पर आते हैं। ये कह रहा है बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग व्हिच इज विद एन इनिशियल स्पीड ओमेगा RPM इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा। अब देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन किसके बराबर होती है, जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाते हैं बाहर लगने वाली सूडो, यानी mr ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन हो गई mr ओमेगा स्क्वायर, तो T प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्योंकि R कांस्टेंट है। अब अगर आप ओमेगा डबल करोगे तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर भी मेरे हिसाब से बहुत इजी था, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। तो अभी तक तो ठीक है, दिक्कत नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो 26 वाला, ये भी बेहद आसान लॉज ऑफ मोशन का हमारा प्रॉब्लम है, जिसमें हमें A और B के बीच की फोर्स निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन की। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B, तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम बाउंड्री से। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको इसके ऊपर लगने वाली फोर्स लगानी है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ B टाइम्स एक्सेलरेशन 3 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो गया 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का आपस का फोर्स लगेगा, यानी आंसर 2 करेक्ट है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको इसमें कोई ज़्यादा लिखा पड़ी की ज़रूरत नहीं है। 27 पर आते हैं। 27 का टर्मिनल TBD निकालना है, ये भी बेहद आसान है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इतना आसान प्रॉब्लम मतलब बहुत ही किस्मत से मिलता है, पर अगर इस तरीके के प्रॉब्लम मिल गए तो सारे बच्चे ही कर लेते हैं, दिक्कत ही है, ठीक है ना, फिर कट ऑफ हाई हो जाती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम, इस तरीके के प्रॉब्लम एग्जाम में आना मतलब आपको बड़े सिलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को करना है, सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना है और अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसमें करंट लिख लेते हैं। करंट की वैल्यू होगी 10/5 यानी 2 एम्पियर। अब TPD डिस्चार्जिंग मोड में है तो E माइनस IR, तो 10 माइनस 2 यानी आंसर हो गया 8 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। एक भी चीज़ गड़बड़ हुई ऐसे सस्ते सुंदर टिकाऊ प्रॉब्लम्स में तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। ये कह रहे हैं द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब चेक करो, ये हमारा बैलेंस्ड लीड स्टोन ब्रिज है, तो बीच वाला कैपेसिटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 μF।
आंसर चेक करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अब हम आ जाते हैं फिर से स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम पर। ये अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड है। अब यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकली है, ठीक है ना, मतलब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट राउंड में नहीं समझ आए तो सिखाया हुआ है, इसको आप सर्कल कर दो, बाद में सोच लेना जब आप टेंशन फ्री हो जाओ, जब आप ऐसे प्रॉब्लम कर लो जो हमारे धड़ाधड़ होते चले जा रहे हैं। अब जैसे मैं तो उसको इसी बार में निपटा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट 1 ये कह रही है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता तो वो आयन कहलाता है। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कौन सा नंबर है, 29th। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये तो पूरी तरीके से करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, देखें क्या कह रही है। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो हर एलिमेंट का जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। तो अब आप ये बताओ, आपने रेडियो एक्टिविटी सुनी है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ कुछ एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्यों, हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बट उनके अंदर क्या हो जाती है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो हो जाती हैं वो वीक हो जाती हैं, या फिर ऐसे बोला जाए जिस किसी के अंदर न्यूक्लियन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, न्यूट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं या प्रोटॉन एक्सेस में हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये कहना गलत है कि एटम ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज स्टेबल। तो ये वाला स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, आंसर नंबर 2। मैं आता हूं अब 30 नंबर प्रॉब्लम पर। 30 नंबर प्रॉब्लम बहुत सिंपल EMI का प्रॉब्लम है, जिसमें हमें कोइल्स का करंट बताना है, ठीक है ना। तो मैं इसी डायग्राम में ही बताने की कोशिश चलो अलग से बना लेता हूँ। वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपने लेक्चर्स में ये सीखा हुआ है। तो यहाँ भी वाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये इस तरीके से वाइंडिंग आ रही है, यहाँ पर ये इस तरीके से वाइंडिंग आ रही है, ये A, ये B, ये C, ये D। अब बार मैग्नेट का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और बार मैग्नेट इस तरफ जा रहा है। तो आपने क्या सीखा हुआ है, बार मैग्नेट जिस कॉइल के पास जाएगा कॉइल उसको रिपेल करेगी, तो ये इसको साउथ पोल बना लेगी, ये नॉर्थ पोल होगी। जिससे दूर जाएगा उसको अट्रैक्ट करेगी, तो इधर आ जाएगा साउथ, इधर आ जाएगा नॉर्थ। अब किसी भी एक पोल पे खड़े हो जाओ और करंट फ्लो कराओ, तो ये साउथ पोल है तो करंट होगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चेक करोगे तो इस तरीके से क्लॉकवाइज बनता है। तो क्लॉकवाइज अगर ऐसे बनेगा तो ये इस वाली ब्रांच से करंट बाहर निकलेगा, इससे एंटर कर जाएगा, यानी करंट A से B की तरफ जाएगा। तो A B इसमें हो गया। इधर आ जाते हैं, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पर चल लेते हैं, यहाँ पर करंट हमारा फिर से क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज इस तरीके से दिखता है, तो यानी इधर से बाहर निकलना चाहिए और इधर से अंदर जाना चाहिए। तो इधर करंट होना चाहिए D से C की तरफ। तो ये हो गया प्रॉपर करंट का ओरिएंटेशन हमारा EMI का कंसेप्ट लगा के। तो A B एंड D C, A B एंड D C के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका आंसर 4th जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, 30। अब आ जाते हैं 31 पर। 31 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन। तो बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है, मतलब हमें इस साल के लिए और अच्छी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर खाली आसानी आ रहा है, वो तो सब कर रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अच्छे प्रॉब्लम्स के कारण, ठीक है ना। वही स्टूडेंट को सिलेक्शन करवा रहा है, वही स्टूडेंट को वेट भी करवा रहा है काउंसलिंग के लिए। तो अच्छे प्रॉब्लम जो लगा पा रहा है वो लड़ाई जीत जा रहा है अलॉन्ग विद सिंपल प्रॉब्लम। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, और पढ़ने का तरीका भी। अगर आप खाली फॉर्मूले ही पढ़ रहे हो तो वो तो सभी कर रहे हैं यार, ठीक है ना, फिर आप क्या होगे, लॉजिकल वाले प्रॉब्लम छोड़ दोगे और रैंकिंग आपकी अटक के रह जाएगी। ऐसा लगेगा आपने 40 प्रॉब्लम कर लिए फिजिक्स के अंदर या 38 प्रॉब्लम कर लिए, बट वो सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। अब 31 प्रॉब्लम ये कह रहा है सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता करना है स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग कौन से करेक्ट है। एनर्जी ऑफ फोटोन h नहीं होती है, करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन c होती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, करेक्ट है। मोमेंटम ऑफ फोटोन h न्यू बाय c, h न्यू को e बाय c भी लिखते हैं, करेक्ट है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो किसी भी कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहते हैं। फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, तो ये भाई इनकरेक्ट हो गया। तो A B C D आर करेक्ट, यानी राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। तो 31 का आंसर गया फर्स्ट। 32 पर आते हैं। 32 साफ दिख रहा है, रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम है। A wheel of bullock cart is rolling on level road.
ठीक है ना। अब हमें पता करके देना है पी और क्यू। पी टॉप पॉइंट है, क्यू हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इनकी स्पीड हम अच्छी तरह जानते हैं। टॉप पॉइंट की स्पीड हो जाती है डबल 2v, बॉटम पॉइंट रिलेटिवली रेस्ट पर रहता है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब ऑप्शन देखो, पॉइंट पी मूव्स फास्टर देन पॉइंट, कौन सा लिखा है क्यू, तो पॉइंट पी मूव फास्टर देन पॉइंट क्यू, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पी की स्पीड ज्यादा है, क्यू की स्पीड कम है, तो ये करेक्ट हो गया। बोथ द पॉइंट्स मूव विद इक्वल स्पीड, गलत हो गया। पॉइंट पी है जीरो स्पीड, गलत हो गया। पॉइंट पी मूव स्लोअर, तो इसका राइट आंसर भी फर्स्ट हो गया। तो 32 का आंसर भी फर्स्ट हो गया। तो ये भी ऐसा नहीं था कि दिक्कत दे दे। अब आ जाते हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म के अंदर अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम मैटर करते हैं एग्जाम में। तो 33, अब 33 में हमें एक राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है। ये रहा राइट एंगल प्रिज्म, रे यहाँ से आ रही है 30 डिग्री पर ही टकरा रही है, राइट, हाँ 30 डिग्री पर टकरा रही है, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल है, फिर यहाँ से ऐसे सरफेस के लॉन्ग ग्रेस करती हुई चली जाती है। अब हमें पता करके देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कैसे पता करें, तरीका क्या रहेगा, पहले आपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें चाहिए ये दोनों रिफ्रैक्शन के एंगल, तो पहला रिफ्रैक्शन का एंगल हमारा आ जाएगा 90 माइनस थीटा, दूसरा आ जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले स्नेल्स लॉ यहाँ लगा लेते हैं। तो म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1 बाय म्यू, ठीक है। तुरंत हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, 1 म्यू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया थीटा। अब इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। अब ऊपर वाले ट्राइंगल से ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम पुट कर देते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कटा और यहाँ से आप स्क्वायरिंग करते हुए म्यू का वैल्यू निकालोगे तो √5/2 इज द वैल्यू ऑफ म्यू। राइट आंसर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 34 पर आते हैं। 34 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो आपने सीखा हुआ है ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, एक्सेलरेशन का भी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता है, तो ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्चुअल बातें हैं। तो ये कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नीट्यूड लिखा हो तो जरूर करते, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर है। तो 34 का आंसर नंबर 3 करेक्ट है। 35 पर आते हैं। 35 कह रहा है थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी। अब देखो सी सेंटर हो गया, पी सरफेस हो गया। हमें अच्छी तरह पता है स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सेंटर पर होगा उतना ही सरफेस पर होगा, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वीसी और वीपी का डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए के अंदर तो प्रॉब्लम कर लिए। ये प्रिज्म वाला ठीक प्रॉब्लम था, ठीक है ना। एक आधा और असर्शन रीजन वाला प्रॉब्लम ठीक था। तो बाकी प्रॉब्लम जो थे वो ऐसे थे जिनको आप फटाफट फॉर्मूला लगा के कंप्लीट कर सकते थे। चलते हैं आगे, सेक्शन बी पर आते हैं, ठीक है ना। अब 36 नंबर प्रॉब्लम आप देखो। 36 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग बैटरी थ्रू द रेजिस्टर आई। अब ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक ऐसा लॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप कर पाओगे, वरना आप इसमें सिली मिस्टेक करके आ जाओगे। बट सेक्शन बी के अंदर है तो स्मार्ट मूव यही है कि भाई जिसमें डाउट है उसको छोड़ दो, ठीक है ना, बाकी प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर लो। तो फिलहाल मैं तो आपको बता रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस लगाया और हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चार्जिंग करंट है, कंडक्शन करंट। If I is a current in the circuit, then the gap between the plate, displacement current of magnitude I flows in the same direction, displacement current of magnitude I flows in the opposite। अब ये देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो पहले तो आपको ये अच्छी तरह पता है जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसलिए चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। और वैसे भी सीआर सर्किट है, चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन तो वैसे ही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट
जिसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अब इसका डायरेक्शन, अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से देखते हैं, डायरेक्शन की बात ही नहीं करते कभी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इसका होता है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो ये कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट उसके डायरेक्शन में होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, मतलब जो कंडक्शन करंट का डायरेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा, डिपेंडिंग चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग। तो अगर चार्जिंग हो रही है तो सेम डायरेक्शन में, डिस्चार्जिंग हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर हमारे हिसाब से आ जाएगा फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, यानी आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो अब आ जाते हैं 37 पर, ठीक है ना। तो अभी तक ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, बट सेक्शन बी में है तो चॉइस छोड़ सकते हो। A metallic bar of Young modulus इतना and coefficient of linear expansion 10 की पावर -5, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दे रखा है। करना क्या भाई, इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दैट विदाउट एक्सपेंशन और बैंडिंग, यानी इसको हमने ऐसे सपोर्ट के बीच में लगा रखा है मेटलिक रॉड को, जो ना इसे एक्सपैंड होने दे रही है ना इसे बैंड होने दे रही है, ठीक है ना। तो फ्री एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो ना कंप्रेशन की फोर्स आती है ना एलोंगेशन की फोर्स आती है, तो यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है ना, यानी फोर्स तो जरूर आएगी, अदरवाइज ऑप्शन 0 भी जा सकता था। तो 37 वो फोर्स हो जाएगी, फॉर्मूला बेस्ड है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, वैल्यू डाल लो, और ये फोर्स का वैल्यू मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये वही सेम आ जाएगा 50 × 10 की पावर 3 न्यूटन, यानी आंसर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, मैं थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। आगे, प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें प्रॉपर्टी में नहीं आती। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, पता है करेक्ट होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आगे, दे ट्रैवल विद a स्पीड, इतना ये भी करेक्ट है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण होती है, ठीक है ना। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये भी करेक्ट है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ना ये इनकरेक्ट हो गई। तो द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिलोंग नहीं कर रही, यानी आंसर नंबर थर्ड आ गया। तो 38 का आंसर थर्ड है। 39 पर आते हैं, ये कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस। तो हमें सरफेस से सर्कुलर ऑर्बिट में ले जाना है, आपने अच्छे से सीखा हुआ है लेक्चर के अंदर, क्वेश्चन अच्छा होता है, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर आपका कंसेप्ट काम करता है। तो 39 में हम एक सैटेलाइट जो कि सरफेस पर है उसको एल्टीट्यूड पर ले जा रहे हैं 2r, ठीक है ना, और सर्कुलर ऑर्बिट में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ ले जाने की एनर्जी निकालनी है, ये एनर्जी हो जाएगा वर्क डन के बराबर, यानी E2 - E1। बहुत केयरफुली सुनना, सर्कुलर ऑर्बिट है तो मैकेनिकल एनर्जी -GMEM डिवाइडेड बाय 2r आप लिख सकते हो, जहाँ r हो जाएगा सेंटर से उस ऑर्बिट का डिस्टेंस, ठीक है ना। E1 की बात करें तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, अब इनिशियली ये अर्थ के सरफेस पर थी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, फॉर्मूला बन जाएगा GMEM डिवाइडेड बाय स्मॉल r, r1 लिख देता हूँ, इसे r2 लिख देता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -GMM डिवाइडेड बाय, अब r2 की वैल्यू यहाँ पर 3r है तो ये बन जाएगा 6r, ये बन जाएगा GMM डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 GMM बाय, इसको कैपिटल R ही लिख दूँ तो, बाय कैपिटल R। तो राइट आंसर आप इसका देखोगे तो राइट आंसर इसमें फिट हो जाएगा फोर्थ वाला, तो आंसर नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी ठीक प्रॉब्लम था, और ये कई बच्चों का गलत भी हो गया होगा जिन्होंने एल्टीट्यूड नहीं पढ़ा होगा या जिनको कंसेप्ट नहीं आता होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 40, ठीक है ना। 40 ये कह रहा है, 40 आसान प्रॉब्लम है, सेक्शन बी के अंदर अगर आपको 40 जैसा प्रॉब्लम मिले जरूर कर लो, ठीक है ना। हाँ, पिछला वाला प्रॉब्लम ऐसा था जिसमें आप सर्कल बना सकते हो, आपको टाइम देना पड़ेगा। 40 नंबर प्रॉब्लम ये कह रहा है
Two heater A and B have power rating 1 and 2 kilowatt. They are first connected in series. तो power in series का फॉर्मूला P1 P2 by P1 plus P2 हो जाता है, यानी 2 by 3 किलोवाट हो जाएगा. ओके आगे. Then connected in parallel. पैरेलल में हो जाएगा 3 किलोवाट. अब क्या करना है भाई, अब दोनों का रेशियो बताना है. तो PS by PP ये रेशियो हो जाएगा 2 by 9. सिंपल हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट वाला. 41 पर आते हैं. 41 कह रहा है 10 μF कैपेसिटर is connected to 210 volt 50 हर्ट्ज सोर्स द पीक करंट. तो पीक करंट निकालना है तो V नॉट बराबर I नॉट XC लगा लेते हैं. तो V नॉट इक्वल्स टू I नॉट XC यानी I नॉट बाई ओमेगा C. तो I नॉट की वैल्यू हो गई V नॉट ओमेगा C. ठीक है ना. V नॉट की वैल्यू हो गई 210 रूट 2. ओमेगा हो गया 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 तो ये हो जाएगा 100 पाई. एंड C की वैल्यू हमारे पास है 10 μF. तो 10 इंटू 10 की पावर -6. अब इसको कर लो सिंप्लीफाई. ठीक है ना. पाई को अगेन 22/7 लिख लो. हमारा इधर 7 इससे कट जाएगा, डिवाइड करना आसान हो जाएगा. तो रिजल्ट आ गया 30 रूट 2 इंटू 100 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -5. अब पूरा फुल फ्लैश सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 और 2 इसको और माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 3 में से एक और चला जाए तो -2. ठीक है. और ये 66 रूट 2. ओके. तो रिजल्ट अब रूट 2 को कितना लिख लेते हैं, 1.4 लिख लेते हैं. तो 1.4 अगर मैं रूट 2 की वैल्यू लिख रहा हूं तो ये जो सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 1466 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर -2. ठीक है ना. अब हमें इसको कर लेना है सिंपल मल्टीप्लाई. और हमारा कौन सा ये प्रॉब्लम था 41. ठीक है ना. अब मैं इसका आंसर यहाँ पर -2.66 कर लेते हैं. देख ठीक है ना. तो 0.66 इंटू 1.4 एम्पियर ये हो जाएगा हमारा करंट. यानी कि 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा. अब 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, वो है 0.93. 1 तो हो ही नहीं सकता. ठीक है ना. 1.4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 0.66 है. 1 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर लो यार. ठीक है ना. तो मैंने तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पर 0.93 एम्पियर इसका आंसर लिख दिया, यानी आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट पर चलते हैं. ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है. तो 43rd नंबर प्रॉब्लम सेक्शन बी में काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है. तो इस तरीके के प्रॉब्लम को ऑन द होल्ड आप डाल सकते हो, सर्कल बना सकते हो. बट अगर मजबूरी फंस गई, ठीक है ना, अगर हमें सेक्शन बी के अंदर 10 प्रॉब्लम मिले नहीं हमें सही से करने वाले, तो ऐसे प्रॉब्लम को हाथ लगाना. बट हाँ अभी फर्स्ट राउंड में तो आप सर्कल बना सकते हो. तो 43rd सर्कल वाला प्रॉब्लम है. ठीक है ना. ये कह रहा है शीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है ना. तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, सॉरी. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक पोल्स, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स दे रखे हैं और एक शीट हमने यहाँ पर रखी है. ओके. अब ये कह रहा है फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक. अब जरा समझो, अगर ये मैग्नेटिक होगी, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंडक्शन होगा. अब इंडक्शन होगा तो या तो पैरा होगी या फेरो होगी. तो पैरा या फेरो होगी तो फिर ऐसे सिचुएशन में इसमें जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगी वो इस फील्ड के डायरेक्शन में आएगी और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी. तो रोकने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. तो लॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. आगे होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक. तो ये तो हो गया गलत. नॉन मैग्नेटिक में तो कोई फोर्स ही नहीं लगनी. ठीक है ना. मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग. तो अगर ये कंडक्टिंग होगी तो ऐसे में इसमें इंडक्शन आ जाएगा. ठीक है ना. आप स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, यानी इसके अंदर इंडक्शन होगा. तो वो उसमें फिर क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा फैराडे लॉ के हिसाब से. और आपको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगानी पड़ेगी. यानी ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो कौन कौन से करेक्ट हो गए भाई, ए एंड सी ओनली. यानी इसका आंसर हो गया फर्स्ट. ये भी अच्छा लॉजिकल प्रॉब्लम था. तो आप देख रहे हो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत आए, पर लॉजिकल प्रॉब्लम आए हैं. ठीक है ना. अब ये देखने में लग रहा है यार व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत आसान है, पर धुएं निकल गए इसमें अच्छे खासे लोगों के. ठीक है ना. तो ये कह रहा है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस. तो जिसमें ब्रिज बैलेंस अचीव हो पाए ऐसा सर्किट चूज करके बताओ. बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. तो सेक्शन बी में सर्किल बना लेना है. ठीक है ना. बट अगर ये सेक्शन ए में हो जाता तो नानी याद आ जाती है अच्छे खासों की. देखो जरूर मैं सिखाता हूँ आपको. तो यहां पर हमें दे रखा है 10, ये 10, ये 15, ये 5. तो 10, 10, 15 और ये 5. ठीक है. और इधर लगा रखा है एक डायोड.
अब ये जो डायोड है ना, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये डायोड यहाँ पर ऐसे रिवर्स बायसिंग, मैं काम करता हूँ इसी सर्किट में डायोड बता देता हूँ आपको, काम खत्म हो जाएगा। तो ये डायोड रिवर्स बायसिंग में ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर डायोड के पैरेलल में 5 ओम लगा हुआ है। ये डायोड हमारा एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, एक डायोड, ये डायोड भी इस तरीके से लगा हुआ है। ओके, और यहाँ वाला डायोड जो है ये भी इसी ओरिएंटेशन में लगा हुआ है। अब गौर करो कैसे ब्रिज बैलेंस अचीव किया जाएगा, क्या लॉजिक इसके अंदर लगना चाहिए। सुनो, जब आप इस बैटरी से करंट फ्लो कराओगे, ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये ब्रांच ओपन हो जाएगी। जब ये ब्रांच ही ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ सर्किट बना रहा हूँ इसको हटा करके, तो जब ये ब्रांच ही ओपन हो जाएगी 10 10, ठीक है, इधर 15, ये ब्रांच जब ओपन हो गई तो आप ब्रिज की बैलेंसिंग कर ही नहीं पाओगे किसी भी सूरत से। ब्रिज बैलेंस का मतलब क्या है कि आप यहाँ कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है ना, सच दैट रेजिस्टेंस के रेशियो बराबर हो और गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास करे। तो आप यहाँ जब कुछ लगा ही नहीं पाओगे तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट लाना किसी हाल में पॉसिबल ही नहीं है। यानी ब्रिज बैलेंस फर्स्ट वाले ऑप्शन में किसी सूरत में पॉसिबल नहीं होगा। तो एम क्या है, एम ये है कि ये जहां डायोड लगा ना वहां से करंट तो पास करते रहना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा करंट पास करते रहना चाहिए कि वो गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कराने लायक हो। अब दिखाता हूं आपको दूसरा सिचुएशन। देखो, डायोड तो हो गया फॉरवर्ड बायस, हमने इस डायोड की जगह वायर लगा दी। अब इसमें आप कैच है, ठीक है ना, आपको सर करंट तो पास कर गया तो ये ब्रिज बैलेंसिंग में अचीव कर लेना चाहिए, नहीं। अब क्यों, यहां पर क्या पंगा हो गया, यहां पर ये पंगा हो गया, ये 15 और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब सोचो, ये आपने वायर लगा दी तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क ही शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ आप कुछ भी लगाते रहो, जब शॉर्ट सर्किट ही हो गया तो आप ब्रिज बैलेंसिंग अगेन नहीं अचीव कर पाओगे यानी यहाँ करंट फ्लो के भी धोखा हो गया, ठीक है। ये है लॉजिकली बेस्ट प्रॉब्लम, तो ये गलत हो गया। थर्ड पर आते हैं। अब थर्ड में बैटरी उल्टी लगा दी, अगेन ये रिवर्स बायस हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं लगा पाओगे तो ब्रिज बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें क्या हुआ, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ। अब मैं दिखाता हूँ फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हुआ, ये 10 ओम, ये 10 ओम, इधर 15 और इधर 5, ठीक है ना। आपने इस डायोड की जगह वायर लगा दी। अब सोचो, अब प्रॉपर सेटअप बन रहा है यहाँ पर हमारा, और अब अगर हम यहाँ पर 5 ओम को रिप्लेस करके कोई दूसरा रेजिस्टेंस 15 ओम का लगा देते हैं तो ब्रिज बैलेंसिंग पॉसिबल है। यानी इसमें परफेक्ट चॉइस जो हमारी बन रही है वो बन रही है फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सेक्शन बी के अंदर लॉजिकली बहुत अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट करा गया था, वो ये था, ठीक है ना। बट मेरे को पता बहुत सारे लोगों ने सर्कल बना दिया होगा, बट आंसर का वेट कर रहे होंगे। आ जाओ इस पे। 45 कह रहा है द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। तो ये आपने सीखा हुआ है, इसमें तो कुछ खास नहीं है, मतलब है, अच्छा है, ऐसा नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट मैंने कई बार पढ़ा रखा है तो आपके लिए आसान है। तो 45 नंबर प्रॉब्लम में कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड ही है और हम प्लेट को पास ला रहे हैं, तो ये डिस्टेंस x ले लेते हैं, कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाय x। पास लाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अच्छा, अब बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू c हो जाएगी, c बढ़ रहा है चार्ज भी बढ़ेगा। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, यानी a वाला करेक्ट है। बी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, ये वेरीफाई करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगाया, वी कांस्टेंट है पर सी तो बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी बी इनकरेक्ट हो गया। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, वो तो हमें साफ पता चली गया, तो सी वाला भी करेक्ट हो गया। डी, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अब रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल Q बाय V, ठीक है ना। अब Q बाय V C होता है, अब C तो इंक्रीज कर रहा है तो ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, ठीक है ना, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी डी वाला इनकरेक्ट हो गया। ई पर आ जाते हैं। ई ऑप्शन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। अब Q इंटू वी, अब देखो V तो कांस्टेंट है बट Q इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, यानी ये करेक्ट है। तो भाई करेक्ट कौन कौन है, A करेक्ट है, C करेक्ट है और E करेक्ट है, तो A C E ओनली, यानी ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला आंसर इसका राइट आंसर हो गया। और इसका कौन सा था, आंसर नंबर 4 था। 46 पर आते हैं। ये कह रहे हैं आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, इट इज बेंट इन द मिडल सच दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ये तो आसान है।
आपके पास ये आयरन बार है, एल लेंथ की है, ठीक है ना, ये प्लस स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, इधर स्मॉल एम माइनस एम, कैपिटल एम का वैल्यू हो गया एम एल। अब आपने क्या किया, 20 से मोड़ दिया इसको 60 डिग्री के एंगल में ऐसे करते हुए, तो ये रहा प्लस एम, ये रहा माइनस एम, लेंथ ये L/2, ये L/2, ये एंगल 60 डिग्री। अब आपको ये चाहिए ना एल इफेक्टिव, ठीक है ना, तो ये एल इफेक्टिव हो गया ट्वाइस L/2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, यानी एल इफेक्टिव की वैल्यू भी L/2 आ गई, खेल खत्म हो गया। अब नया m हो गया, ठीक है ना, m इंटू L/2 यानी कैपिटल M/2। तो आप चेक करोगे तो ये कौन सा प्रॉब्लम था पहले वो देखूं, 46 का राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये ठीक प्रॉब्लम था, बट प्रैक्टिस करी हुई है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। 47 हमारा हमें दे रखा है वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, आराम से कर लेंगे हम, कोई बड़ा काम नहीं है। तो 47 भी इजी टास्क है, ये इस तरीके से आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये वीटी ग्राफ हो गया। अब इसका एटी ग्राफ देखोगे तो यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप से देखते हुए हम चल लेंगे, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो आंसर नंबर 2 करेक्ट है। 48 पर आ जाओ। स्मॉल टेलीस्कोप एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140, आईपीस की 5 दे रखी है, मैग्नीफाइंग पावर इन कौन सी व्यूइंग में, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो FO/FE। तो ये सीधे सीधे कंप्लीट हो गया 140/5 और इसका आंसर आ जाएगा 28। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। 49 कह रहा है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, 49 भी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करा है। ये कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस where T is the temperature, V is the volume at 3 pressure P1, P2, P3 compared with those of Charles law as dotted lines। तो ये P1, P2, P3 dotted lines है और चार्ल्स लॉ है। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, PV इक्वल्स टू nRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो T इक्वल्स टू P/nR इंटू वी हो जाएगा, यानी टी प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। टीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ हो जाएगा और इसका स्लोप जो होगा वो हमें पी बताएगा। तो अब आप इजीली चेक कर सकते हो, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा, यानी P1 इज ग्रेटर दैन P2 इज ग्रेटर दैन P3। तो अच्छा सवाल था, लॉजिक लगाना था इसके अंदर। राइट आंसर हो गया P1, P2, P3, यानी आंसर नंबर 3। ये था हमारा 49। अब आ जाते हैं लास्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम हमारा ये बहुत आसान है, फोर्स से रखी है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी और हमें क्या पता करके देना है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, कौन सा इसमें डायमेंशन लेस है। तो पहले अल्फा का डायमेंशन लिख लेते हैं, F/T² हो जाएगा, यानी MLT-4। बीटा का लिख लेते हैं MLT-3। अब कौन सा डायमेंशन लेस है, प्रॉब्लम हिट एंड ट्रायल का है, ऑप्शन हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे, निकालना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन अल्फा T/बीटा, देखते हैं अल्फा T/बीटा, तो अल्फा T/बीटा करोगे, हाँ बिल्कुल डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो यानी आंसर नंबर फर्स्ट ये ट्रायल में हमारा फटाफट से फिट बैठ गया। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस। तो ऐसा नहीं कि खाली आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, मिक्स्ड है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व किया होगा, डेफिनेटली वो 180 में से 180 ला सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि इसमें कठिन क्वेश्चंस है, ठीक है ना। कुछ कठिन क्वेश्चंस है बट उनको स्किप करने का ऑप्शन है। तो वही स्ट्रैटेजी मैटर करती है, प्रिपरेशन मैटर करती है, पूरे साल भर आपने कैसी पढ़ाई करी है वो मैटर करती है। तो इस साल के लिए कुछ धमाकेदार करने जा रहा हूँ, पर वो आज नहीं, वो हम कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे कि नीट फिजिक्स कोटा पे ऐसा क्या लॉन्च होने वाला है सक्षम प्लस में, जो आज तक नहीं आया, ठीक है ना। और इस साल स्टूडेंट को फिजिक्स में हाथ पकड़ करके सब कुछ करा देगा, बिल्कुल नया, बिल्कुल डिफरेंट, बाप ऑफ ऑल कोर्सेज, ठीक है ना, जो मैं करूंगा। बट आज नहीं, 2-4 दिन बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। तब तक जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया है, चिल करो भाई, रिलैक्स करो, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट्स का पेपर किसी वजह से खराब गया है या जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं इस पेपर के अंदर, आप क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है ना। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेक लो, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का एनालिसिस करो, कट ऑफ चेक करो और डिसाइड करो आपको आगे कैसे इसमें मूव ऑन करना है। तो फिलहाल बाकी सब बच्चों के लिए, सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मेरे हिसाब से आपने अच्छा ही किया होगा पेपर, ठीक ना, अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो। और थोड़ा सा आप काम डाउन करो, रिलैक्स करो, ठीक है ना। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।